सरकार में बैठे लोग पूरी तरह मौन होकर के बैठे हुए थे और आज भी मौन होकर के बैठे हुए हैं। इन लोगों के मुंह से मणिपुर का मौ तक नहीं निकल रहा था और ना आज भी निकल रहा है। और हमारी जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये लोग लगे पड़े थे सचिन और सीमा के प्रेम कहानी की गुत्थी सुलझाने में। इनकी इतनी हैसियत नहीं हुई ये सरकार से सवाल कर सके कि आखिर मणिपुर इस तरह कब तक जलता रहेगा, आखिर मणिपुर में शांति कब आएगी। दोस्तों, लिटरली मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और एक लंबे समय से वायलेंस का शिकार हो रहा है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ करके पलायन करना पड़ा और सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन अब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। मणिपुर is burning. Since early May, clashes between indigenous communities have resulted in violence and destruction across the state. At least 60 people have died, 20,000 displaced, and 1,700 houses have been burned down. The state of Manipur in the northeast of India has been rocked by ethnic violence since May, in a conflict marked by brutal murders and sexual crimes against women. The fighting is between the majority Maitai and minority Kuki communities and has left more than 200 dead. The state is deeply divided, and amid claims that the government has been slow to step in, civilians are taking matters into their own hands. Manipur, and it's all bad news. Violence, death, arson, ethnic violence. Manipur is one of the 8 states in northeast India. Beautiful place. But since May this year, the scenes have been ugly. 2 communities are locked in a conflict. One is the Meitei community, the second is the Kuki. तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मणिपुर को इतना वायलेंस झेलना पड़ रहा है? चलिए दोस्तों, समझते हैं इस वीडियो में वायलेंस की असली वजह को। दोस्तों, मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जो नॉर्थ में अपना बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड से और वेस्ट में शेयर करता है असम से, साउथ वेस्ट में करता है मिजोरम से और साउथ ईस्ट में करता है म्यांमार से। दोस्तों, मणिपुर शब्द का अर्थ होता है कि रत्नों की भूमि या आभूषणों की भूमि। अगर आप मणिपुर का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मणिपुर किसी फुटबॉल स्टेडियम की तरह दिखाई देता है, जैसे बीच में प्लेग्राउंड है और उसके चारों तरफ आपको ऑडियंस के बैठने की जिस तरह जगह होती है, वैसा ही पहाड़ी इलाका है, हिल्स है वहाँ पे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल जो कि प्लेन एरिया है और वहाँ पे जो जमीन है वो बिल्कुल समतल है। वहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं और जो हिल स्टेशन है, जैसे हिल्स है, पहाड़ है, वहाँ पे कुकी और नागा ट्राइब के लोग ज्यादा रहते हैं। पहले मणिपुर को कांगली पाक के नाम से जाना जाता था और फिर जब यहाँ के राजा बने पम्हीबा, उन्होंने, जो कि मैतेई समुदाय के थे, और ये जब शांतिदास नाम के एक संत के संपर्क में आते हैं तब इन्होंने हिंदुइज्म से प्रभावित होकर के हिंदू धर्म को अपना लिया और साथ ही साथ जो मणिपुर का स्टेट रिलीजन है उसको हिंदू कर दिया। और साथ ही साथ 1724 में इन्होंने कांगली पाक का नाम, संस्कृत नाम मणिपुर कर दिया। पम्हीबा ने खुद का भी नाम बदल लिया और पर्शियन नाम गरीब नवाज रख लिया। और इनका जो शासनकाल है वो 1709 से लेकर के 1751, जो कि इनकी डेथ हुई थी 51 में, तब तक है। गरीब नवाज ने अपने शुरुआती शासनकाल में साम्राज्य के विस्तार और मिलिट्री को मजबूत करने पर ध्यान दिया। इसके बाद बर्मा यानी म्यांमार के शासकों के साथ गरीब नवाज का छोटा बड़ा युद्ध होता रहा और गरीब नवाज ने अपना साम्राज्य बर्मा तक फैला लिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बर्मा के शासकों ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया और मणिपुर में खूब मारकाट मचाई। और फिर इसके बाद फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध में अंग्रेजों ने राजकुमार गंभीर सिंह की मदद करी मणिपुर को वापस हासिल करने में। And attempted to establish roadblocks to prevent us from concentrating our forces against him. Tanks, artillery and infantry are in process of knocking the enemy. जिसे बर्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था और ये टाइम पीरियड 1824 से लेकर के 1826 का है। अंग्रेजों की सहायता से तो मणिपुर से बर्मा के लोगों को खदेड़ा जाता है, लेकिन बर्मा के वापस जाने की वजह से जब मणिपुर में दोबारा से मणिपुर के राजाओं का अधिकार हो जाता है, उसके बाद मणिपुर ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन जाता है। 1835 में अंग्रेजों ने मणिपुर में अपना एक राजनीतिक एजेंट तैनात कर दिया और यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट करने लगे। जब अंग्रेजों का मणिपुर पर कंट्रोल आता है तब वो लोग मणिपुर को 2 हिस्सों में देखने लगते हैं। जैसे कि दोस्तों, प्लेन एरिया है इम्फाल राजधानी के आसपास का एरिया प्लेन था। अंग्रेजों ने वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया, वहाँ से टैक्स वसूलना शुरू कर दिए।
लेकिन जैसे जो हिल्स एरिया है उसको छोड़ दिया। पहाड़ों और जंगलों को छोड़ देने से ये मतलब नहीं है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे और इसीलिए उन्होंने पहाड़ी एरिया या जंगलों को छोड़ दिया, शासन नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल था क्या कि हिल एरिया में, पहाड़ों पर शासन करना बहुत मुश्किल होता था। जैसे वहाँ पे सेना की टुकड़ी भेजना काफ़ी मुश्किल होता था, इसीलिए उन लोगों ने हिल्स को छोड़ दिया और प्लेन एरिया पर शासन करने लगे। अब मेनली मणिपुर में 3 समुदाय के लोग रहते थे, 3 ग्रुप के लोग रहते थे। जैसे मैतेई समुदाय के लोग प्लेन एरिया में रहते थे और नॉर्थ एरिया, जैसे मणिपुर के मैप को आप देखेंगे उसके नॉर्थ में जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर नागा जनजाति के लोग रहते थे और साउथ में जैसे दक्षिण एरिया में कुकी जनजाति के लोग रहते थे। अब समय समय पे ये लोग एक दूसरे को बोलने लगे कि हम पहले आए तो हम पहले आए, लेकिन ये बोल पाना कि कौन पहले आया ये बहुत मुश्किल है। अंग्रेजों ने समय समय पर कुकी समुदायों के पास क्रिश्चियन मिशनरीज भेजते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी कुकीज में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं और मैतेई समुदाय में उनके राजा गरीब नवाज की वजह से अधिकांश लोग हिंदू हैं। मैं अधिकांश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैतेई समुदाय में भी कुछ लोग मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैतेई के लोग हिंदू हैं। और आज इन्हीं 2 समुदायों के बीच में संघर्ष चल रहा है जो बेहद ही हिंसक हो चुका है। भारतीय संविधान के शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त करने के लिए मैतेई समुदाय के लोग एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं। On to Manipur now, the clamor for granting ST status to Meiteis is growing louder. इनकी दलील है कि इस समुदाय, इनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और इनकी भाषा की रक्षा करने के लिए इन्हें जनजाति का दर्जा देना बहुत जरूरी है, जो उन्हें आदिवासियों के बराबर विशेषाधिकार प्रदान करेगा। आज मणिपुर जो हिंसा की आग में जल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैतेई समुदाय के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, जिसकी वजह से वो लोग अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। क्योंकि मणिपुर के जो इम्फाल का एरिया है, जो प्लेन एरिया है, वो सिर्फ 10% है मणिपुर का और यहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और मैतेई समुदाय की अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो वो 53% है पूरे मणिपुर का। यानी पूरे मणिपुर की जो आधे से ज़्यादा आबादी है वो मणिपुर के टोटल एरिया के 10% पे निवास करती है और बाकी पे कुकी और नागा 90% एरिया पर निवास करते हैं। मैतेई समुदाय के लोग अगर वो चाहे तो हिल में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं पहाड़ों पर, लेकिन जो कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं वो लोग चाहे तो इम्फाल वैली में आकर के जमीन खरीद सकते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं और जो कुकी और नागा हैं वो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और कोई भी गैर शेड्यूल ट्राइब से जमीन नहीं खरीद सकता है। और अगर शेड्यूल ट्राइब चाहे तो वो किसी से भी जमीन खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 10% जमीन पर निवास करने वाली मैतेई समुदाय है वो 90% जो बाकी जमीन है उसको नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन जो 90% जमीन पर निवास करते हैं जैसे कुकी और नागा, वो इनकी जमीन जो कि 10% के आसपास है उसको खरीद सकते हैं। अगर हम लोग पॉलिटिकल प्रेजेंस की बात करें तो मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीट है, जिनमें से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं और बाकी के 20 विधायक अन्य जनजातियों से आते हैं। और अब तक 12 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो ट्राइबल थे। मैतेई समुदाय के लोगों ने जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका भी डाली और दलील ये दिया कि 1949 से पहले जब भारत में मणिपुर का मर्ज हुआ, उससे पहले मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा प्राप्त था। जब अंग्रेज भारत से जाने वाले थे तब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कहा कि उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो रहते आए हैं। लेकिन मणिपुर के लोग अपने महाराज से ये मांग कर रहे थे कि मणिपुर में भी लोकतंत्र लाया जाए। तो मणिपुर के महाराज बोधचंद्र सिंह ने 26 जुलाई 1947 को मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 लेकर के आए और उसके अगले ही महीने अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है। दरअसल आज़ादी के टाइम पे हुआ ये कि अंग्रेज लोग जहाँ पे डायरेक्ट रूल कर रहे थे वो डायरेक्ट इंडिया के कंट्रोल में आ गया और जहाँ पर राजा के थ्रू रूल कर रहे थे वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन किया गया ताकि जो राजा है
उसे जैसे रूल करना है वो करे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन भारत के पास आ जाए। और इसीलिए मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह से 21 सितंबर 1949 को मर्जर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है और ये इंप्लीमेंट होता है 15 अक्टूबर 1949 को। मणिपुर के राजा जो मणिपुर के लिए स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे उसे इंडिया ने अवैध घोषित कर दिया। मैतेई समुदाय के लोग इसी बात की दलील देते हैं कि 1949 से पहले उन्हें जो जनजाति का दर्जा दिया गया था वो उन्हें वापस दिया जाए। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील करी थी और साथ ही साथ उन लोगों ने वर्ष 2012 में अपने लिए एक कमिटी भी बनाया जिसका नाम शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर था। इन लोगों का कहना यह है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के आक्रमण से बचाने के लिए इन्हें संवैधानिक कवच बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि मैतेई समुदाय को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है वे पहले से ही सिकुड़ते हुए इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो जनजाति है जैसे कि कुकी, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा न दिया जाए। जनजातियों का कहना है कि जो मैतेई समुदाय है वो आदिवासी नहीं है और इन लोगों का राजनीति में भी बहुत दबदबा है और इनकी जनसंख्या भी हमसे बहुत ज्यादा है। उनको पहले से ही SC, OBC का रिजर्वेशन मिल रहा है और यहाँ तक कि EWS का भी उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है और फायदे उठा रहे हैं इन सभी का। और इनकी भाषा भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है और संरक्षित भी है। ऐसे में अगर मैतेई समुदाय को और रिजर्वेशन मिला तो बाकी के जो जनजाति हैं उनके लिए जॉब्स और किसी भी कॉलेज स्कूल में एडमिशन के मौके और भी कम हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इससे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ों पर जाकर के ज़मीनें खरीदने लगेंगे और इस वजह से जनजातीय जो है उनकी स्थिति और भी हाशिए पे चली जाएगी। मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई ट्राइबल यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को ट्राइबल का दर्जा दिए जाने के लिए विचार करें। ये डिमांड 10 सालों से पेंडिंग है। इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो कहा जाता है कि आप अगले 4 हफ्तों में जवाब दीजिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी ओपिनियन मांगा था। कोर्ट ने अभी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा नहीं दिया है। इसके बाद फिर 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक रैली का आयोजन किया था। आदिवासी एकजुटता रैली राजधानी इम्फाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चूड़ाचांदपुर जिले के तोड़बंद इलाके में, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, करीब 80,000 से ज्यादा लोग थे। दोस्तों, होता यह है कि जब कुकी जनजाति के लोग मैतेई समुदाय के लोगों को ट्राइबल का दर्जा न देने के लिए मांग कर रहे होते हैं और वो लोग भी रैली निकालते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैतेई समुदाय के लोग अपने लिए ट्राइबल स्टेटस की मांग करते हैं और एकजुट होकर के रैली निकालते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तब हिंसा भड़क उठती है और ये लोग एक दूसरे के घरों को टारगेट करते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, बहुत ही आगजनी होती है, हिंसा बहुत ही उग्र हो जाती है। और इसके बाद शाम होते होते एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट को भी जला दिया जाता है। वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जहां पर मैतेई लोग बहुसंख्यक हैं वहां पे कुकी लोगों के साथ बहुत गलत होता है, उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है, उनके साथ बहुत हिंसा होती है। और जहां पर कुकी लोग बहुसंख्यक हैं और मैतेई लोग अल्पसंख्यक थे वहां पे उन लोगों के साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई और उनका बहुत नुकसान किया गया। जनरली कहीं भी अगर दो समुदायों के बीच में हिंसा होती है तो लोग ईटा पत्थर लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर हर ग्रुप के लोग अपना अपना एक विद्रोही समूह बना करके रखे हुए हैं और इनकी खुद की आर्मी है और इनके पास बहुत ही अत्याधुनिक हथियार हैं, बहुत ही मॉडर्न हथियार हैं। समय समय पर ये लोग सरकार से पीस एग्रीमेंट करके हथियार तो जमा कर देते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है तो ये लोग सारे एग्रीमेंट्स को तोड़ करके हथियार फिर से उठा लेते हैं ताकि एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। यहाँ तक कि दोस्तों एक टाइम पर मणिपुर में लोग पुलिस स्टेशन को भी लूट रहे थे हथियारों के लिए और वहां से हथियार ले लेकर के खुद आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। ये लोग घरों को, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों को जैसे मंदिर, चर्च को भी जलाने लगे। इसी दंगे के बीच 4 मई 2023 को एक ऐसी घटना घटी जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देती है। 2 महिला के साथ जो कि कुकी जनजाति की थी, उनके साथ मैतेई समुदाय के लोगों ने
उनको निर्वस्त्र करके उसके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया और उसका परेड निकाला। 4 मई 2023 को मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो देश तो क्या विदेश में भी सब सुन रहे गए। मणिपुर में कुकी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हुई विभत्स घटना के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना का फोटो और वीडियो इस घटना के लगभग 2 महीने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, सर्कुलेट करने लगा। तब जाकर के देश को इसके बारे में पता चला कि मणिपुर में किस तरह की घटना घट रही है और हालात कैसे हैं यहाँ पे। और दोस्तों, जब इन सारी घटनाओं के बारे में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है, इसीलिए तो हम लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया है और 144 लागू किया है। इस तरह की घटना घटने के बाद ये बात तो साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट को चलाने में पूरी तरह विफल थे। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन सही तरीके से नहीं किया, वो पूरी तरीके से फेल हो गए इन सबको मेंटेन करने में, और इसीलिए मुख्यमंत्री को तो रिजाइन कर ही देना चाहिए था। और एक बार गए भी रिजाइन देने के लिए तो भीड़ में से एक महिला ने उनका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया। इससे उन्हें ये मौका मिल गया ये बोलने का कि अरे देखो, मैं तो गया था रिजाइन देने के लिए, लेकिन लोगों ने मुझे रिजाइन करने नहीं दिया। ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे मुख्यमंत्री बने रहने दिया, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं रिजाइन करूं। दोस्तों, मणिपुर में हालात बद से बदतर हो रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही थी। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैम्प में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। और हमारी जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये लोग लगे पड़े थे सचिन और सीमा के प्रेम कहानी की गुत्थी सुलझाने में। इनकी इतनी हैसियत नहीं हुई ये सरकार से सवाल कर सके कि आखिर मणिपुर इस तरह कब तक जलता रहेगा, आखिर मणिपुर में शांति कब आएगी। तो पूरे देश में जिस सीमा और सचिन के बारे में बात हो रही है, वो सीमा और सचिन इस समय मेरे साथ लाइव है। इस समय जो बड़ी खबर है, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। आखिर कौन है ये सीमा गुलाम हैदर? पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी इन दिनों सुर्खियों में है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। सरकार में बैठे लोग पूरी तरह मौन होकर के बैठे हुए थे और आज भी मौन होकर के बैठे हुए हैं। इन लोगों के मुंह से मणिपुर का मौ तक नहीं निकल रहा था और ना आज भी निकल रहा है। Humans' lives, don't they matter? Does human lives not matter to you? Especially of your own state, Manipur. Isn't it a part of India, Bharat? What is the government doing on the situation? Leave the humans. What about women? What about us, the children? We're not even responsible for this. Student protest करता है, students are protesting. दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक बार फिर मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर फिर से जल उठा है। दरअसल 1 सितंबर को मणिपुर के उन इलाके में जहां पर मैतेई समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, वो लोग रहते हैं, वहां पर ड्रोन से हमला हुआ। और ड्रोन भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही अत्याधुनिक ड्रोन था, और इसका आरोप लगा कुकी जनजातियों पर। करीब 1.5 साल से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़पों का दौर जारी है। आरोप लगाया गया कि इस बार कुकी समुदाय के लोगों ने इम्फाल वेस्ट जिले के एक गांव पर ड्रोन से हमला बोल दिया। इसके बाद 6 सितंबर को मणिपुर के एम कोयरेन सिंह के घर पर हमला हुआ रॉकेट से। इन 2 घटनाओं की वजह से मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रह रहे मैतेई समुदाय के लोगों के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया, और 8 सितंबर को मैतेई समुदाय की महिलाएं कैंडल लेकर के मार्च करने के लिए निकल गईं। और सरकार का विरोध करने लगी कि आखिर पिछले 16 महीने से केंद्र सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, और सरकार
Women are protesting in the capital city Imphal and adjoining areas, expressing anger and frustration over the failure to contain the violence in the state even after 16 months. मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह फेल हो गई है और वो हाथ में हाथ रख करके बैठी हुई है। वो कुछ कर क्यों नहीं रही है? यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार इसी तरह तमाशा देख रही है। मिलने के लिए वो सरकार लोग जो है अभी जो चुप रह रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट जो चुप रह रहे हैं उसके बचे जाने के लिए, और ये भी हमारे मन पे आ रही है अगर वो लोग वकीलों को मिल रही हो तो हम पर बताइए। मैतेई को मिटना चाहती है, मणिपुर को मिटना चाहती है तो हम पर बताइए। हम पर ताकत है दुश्मन को लड़ने का, हमको लड़ेंगे। और ये जो गवर्नमेंट जो है, ये जो गवर्नर जो है, 10 सितंबर को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्टूडेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एक हिंसक झड़प हो गई, जिसकी वजह से हालात इतने बेकाबू हो गए कि मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा और अनिश्चित काल के लिए 144 लागू करना पड़ा। मणिपुर में हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है और 15 सितंबर तक के लिए इंटरनेट बंद है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मणिपुर के अंदर में एक बफर जोन क्रिएट हो गया है। जैसे जहाँ पे मैतेई समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, वो लोग हथियार लेकर के खड़े हैं, और जहाँ पे कुकी जनजाति के लोग बहुसंख्यक हैं वो लोग हथियार लेकर के खड़े हैं और एक दूसरे के एरिया में ये लोग आ जा नहीं रहे हैं और एक दूसरे के सामने बंदूक तान करके खड़े हैं। सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब किस वक्त क्या हो सकता है। और इन बंकरों से लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है कि दुश्मन तो नहीं सामने से आ रहा है और दुश्मन यहाँ कहीं से भी आ सकता है। दरअसल दोस्तों, कुकी और मैतेई समुदाय के नौजवानों ने जो बहुत कम एज के हैं, 16 साल 17 साल 18 20 साल के लोग जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, वो लोग हथियार उठा करके एक दूसरे के लिए खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम अपने लोगों की, अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं इन लोगों से। ये लड़का मेरे ठीक पीछे 18 साल का है, कॉलेज जाता था। जब से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई इसने कॉलेज छोड़ दिया और 1 साल बाद भी मणिपुर का ये भविष्य अब स्कूल कॉलेज से दूर हाथों में हथियार लेकर के यहाँ बैठा हुआ है और एक सीमा का निर्धारण कर दिया है कि ये कुकी का एरिया है, ये मैतेई लोगों का एरिया है, और दोनों को ही एक दूसरे से चिंता हो रही है कि कहीं ये मुझ पे अटैक ना कर दे, या उनको लगता है कि कहीं सामने वाला ना मुझ पे अटैक कर दे। ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए, वो ये है कि इन लोगों के पास ये जो आधुनिक हथियार आ कहाँ से रहे हैं। आखिर इस बात की जानकारी भारत सरकार को लेने की बहुत ज़रूरत है कि इन लोगों के पास जो ये हथियार हैं ये कहाँ से आए हैं, कौन इन्हें दे रहा है। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही चुनौती साबित हो सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।